साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्रीवांश ऑनलाइन स्टडी पर और एक नए कंटेंट के साथ और एक नए वीडियो में, जिसमें कि ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी यूके ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, कौटुंब न्यायालय और वैयक्तिक सहायक, इसी के साथ स्टेनो की परीक्षा होने जा रही है बहुत जल्द। स्टेनो की परीक्षा, ये दो परीक्षाएं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित की जा रही है बहुत जल्द। और इसके ही साथ साथ यहाँ पर यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ईओटीआरआई की परीक्षा होने जा रही है। तो उसमें जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ईओटीआरआई में आपका जो जनरल जीएस का पोर्शन है वो, और यूके ट्रिपल एस सी में कनिष्ठ सहायक के लिए आपका जो जनरल स्टडी का पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईओटीआरआई के लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो हमारा चल रहा है सीरीज, वीडियो हमारी दो तीन पार्ट हो चुके हैं, आप लोग जुड़िए। और ईओटीआरआई में जो 100 मार्क्स का हिंदी का पोर्शन आया आपका वहाँ से कंप्लीट यहाँ पर अच्छा हो रहा है वहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और अभी हम लोग देखेंगे जीएस का पोर्शन, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हम लोग, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेम अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कनिष्ठ सहायक परीक्षा में, वैयक्तिक सहायक परीक्षा में और ईओ की जो परीक्षा है उसमें जीएस का पोर्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है कि क्या इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम पूछ रहा है, सबसे स्टार्ट से लेकर अंत तक पूछ रहा है। तो हमने क्रम के लिए आप लोग देखें तो पहला, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, सभी को पता है आपका, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। सेकंड है, चीन आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की बात हुई है, सूचना का अधिकार अधिनियम की बात है। फोर्थ है, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन यानी कि 1993 वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है 1993 के आसपास की बात हो रही है। दूसरा है 2005 के आसपास की बात हो रही है। तीसरा 1962 यानी कि चीन का आक्रमण वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। अब देखो इसमें एक चीज़ अगर हम की पॉइंट अगर पकड़ लें इसमें, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है। सबसे जो नया है, सबसे अंत वाला है, सूचना का अधिकार अधिनियम वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो तीसरा जो है आपका केवल ऑप्शन बी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो तीसरा है वो उसका अंत जो है यानी कि लास्ट बी में है, अन्य किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एलिमिनेशन हो गया है। ऑप्शन सी भी कट गया यहाँ से, ऑप्शन डी भी कट जाएगा और ऑप्शन ए भी कट जाएगा। तो राइट आंसर ही हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान अनुच्छेद 44 यानी कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अपने आप में उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो लागू करने वाला भी उत्तराखंड का, भारत का पहला राज्य ही उत्तराखंड है। तो ये भी दोनों सही है। तो अपने आप में ये इसका जो राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है तो देखिए सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट है तीसरा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपने पढ़ना है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए से है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस, बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है, ना कि आपका दक्षिण अफ्रीका से। तो यही आपका मिसमैच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरलैंड आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। तो राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। फोर्थ देखिए,
संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित करो। तो इस प्रकार से अभी जो न्यू पैटर्न बन रहा है आयोग का, चाहे यूके ट्रिपल एस से या फिर यूके पीएससी, एक बात मैं यहाँ पर नोट करवा दूँ आपको, ये दोनों आयोग अपने आप में इनका नया पैटर्न आ चुका है। सही सुमेलित करो, कौन सा सही है, जैसे कि आपने थर्ड पे देखा था, ठीक है, कौन सा सुमेलित है नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ में संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को मिलाना है, मैच करना है। प्रथम संशोधन, तो इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले का है प्रथम संशोधन, इसका राइट होना चाहिए आपका तीसरा, ठीक है, यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, आपको भली भांति अगर याद है। 52वां संविधान संशोधन, तो यह दल बदल से रिलेटेड है, यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 61वां संविधान संशोधन, इसका राइट है 21 से घटाकर 18 यहाँ पर मतदान की आयु यहाँ पर डिसाइड की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है प्रश्न अपने आप में। जनजातीय सलाहकार परिषद, तो इसका जो उल्लेख है साथियों, यह आपका किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका आपका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची में स्पष्ट किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4वीं अनुसूची में किया गया है। और भाषाएं आपका है सीधा आपका 8वीं अनुसूची यानी कि 4 है। तो किसी एक को पकड़ते हुए भी आपका पूरा आंसर आने वाला है, जैसे कि भाषाएं हैं, अनुसूची 8 है इसका, तो यहाँ पर सी का आपका हो जाएगा 4। तो सी का 4 यहाँ पर भी नहीं है, सी का वो कट गया, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। तो इस प्रकार से आपने कर लेना है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान आपके अगर देखें तो यहाँ पर दूसरी अनुसूची में है। तो दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 यानी कि 1934 पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुत ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर ईयर देख लेना, क्योंकि अब यहाँ पर ईयर पूछा जा सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किस वर्ष लिखी गई है। इसका राइट आंसर है, इसके जो लेखक है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो ये है आपका इसका राइट आंसर। अब इसका ईयर आ सकता है, तो आपको ईयर पर फोकस करना है ईयर पर 1934। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न लिखित आरबीआई के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें अतीत से वर्तमान तक। तो वही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अतीत से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए जो पहला है सबसे, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इस प्रकार से पीसी भट्टाचार्य इनमें सबसे अतीत के हैं। उसके बाद एनसी सेन गुप्ता, तो 1 और 4 कहीं पर आपको 1 और 4 दिखे तो सीधा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आपके सी रंगराजन, इसके बाद आ जाएंगे बिमल जालान, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से इसको भी आपने। नेक्स्ट प्रश्न है एसडीजी के संबंध में, भाई निम्न का मिलान करना है तथा सही कूट का सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये आ सकते हैं, ठीक है। इनकी संभावना ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आएंगे नहीं। तो जो एसडीजी आपके 16 जो है, ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट है एसडीजी 6। तो एसडीजी 6 जो इसमें क्या बोला गया इसमें, इसका हो जाएगा ए, साफ पानी तथा स्वच्छता, ठीक है, ये सही है अपने आप में। इसके बाद है एसडीजी 13, तो इसका हो जाएगा आपका जलवायु कार्रवाई। तो एसडीजी 13 में जलवायु कार्रवाई की बात हुई है। इसके बाद है एसडीजी 10, तो एसडीजी 10 में राइट हो जाएगा असमानताओं में कमी, ठीक है। इसके बाद है एसडीजी 16, तो इसका राइट हो जाएगा बी, शांति न्याय तथा
मजबूत संस्था है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा, तो जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4%, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4.4%। 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीडीपी का 4.4%, ठीक है। तो रिपीट हो सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, एस तारापुरा समिति जो कि 1997 की है की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है चालू खाता परिवर्तनीयता, या फिर दूसरा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न तो एक इसका आंसर है, न ही दो इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही गलत है अपने में। अगला है 11, मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। तो देखिए 11 का जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिशु, किशोर, फिर तरुण, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका शिशु, फिर किशोर, तो ये एक प्रकार से क्रम है, तरुण, ठीक है। तो ये बार बार रिपीटेड प्रश्न, ये भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। इनको आपने अच्छे से नोट करना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसमें देखिए नाबार्ड की बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका 1982 हो जाएगा, 1982 में इसका स्थापना हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 13 क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था। तो लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव किसने दिया था इनमें से, ये राइट आंसर है डी, उर्जित पटेल समिति, ठीक है। तो उर्जित पटेल समिति के द्वारा लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है 14, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम या विषय क्या है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जो बजट है, ठीक है, वर्तमान का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपका केंद्रीय बजट 2025-26 की बात हुई है। तो इसमें मुख्य विषय क्या था, तो इसका राइट है सबका विकास। तो सबका विकास 2025-26 बजट का, केंद्रीय बजट का मुख्य विषय या मुख्य थीम था, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप लोग सही से देख लीजिए। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। तो इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आकांक्षी, भारत का जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, पहला है इसमें, इसे 2015 में शुरू किया गया। तो यहाँ पर 2015 नहीं 2018 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। दूसरा है इसमें, इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर 100 दिया है डाटा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 112 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें यहाँ पर शामिल किए गए, सबसे पिछड़े और सामाजिक आर्थिक रूप से, ठीक है, जो कम विकसित जिले हैं उनको यहाँ पर इसमें इतना इसमें 112 है, ठीक है। तो दोनों ही डाटा अपने आप में गलत है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2018 इसकी शुरुआत है और 112 इसमें जिले शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय और उसका स्थायी बेंच जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक बार फिर से नहीं है वाला प्रश्न है, तो उसको आपने सही से करना है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का धारवाड़ बिल्कुल ठीक है, इसका स्थायी बेंच उच्च न्यायालय का। राजस्थान का उच्च न्यायालय का जयपुर है स्थायी बेंच। बॉम्बे का नागपुर है स्थायी बेंच। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का भोपाल दिया हुआ है, तो इसका भोपाल नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी हम मुख्य प्रधान पीठ की बात करें, यह जबलपुर में, ठीक है। बाकी इसकी दो स्थायी पीठें और है, जो कि इंदौर और ग्वालियर में। लेकिन जो अगर मुख्य पीठ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जबलपुर। तो आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भोपाल दिया है तो भोपाल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, ये ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पश्चिमी घाट की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो अवरोही क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो वो आरोही क्रम होता है, लेकिन ये डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अवरोही क्रम में कह रहा है कि यानी कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर घटते हुए यहाँ पर छोटा आएगा। ठीक है, लास्ट में सबसे छोटा होगा। या तो आपको सबसे बड़ा इन चारों में से पता हो या सबसे छोटा पता हो तो आपको आ जाएगा आंसर। तो देखिए, इनमें से कुद्रेमुख है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कुद्रेमुख आपने पकड़ा तो फर्स्ट में यहाँ पर जहाँ पर ऑप्शन 1 है, फर्स्ट है, वही आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर क्लियर स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, कुद्रेमुख है, देन उसके बाद आपका सबसे बड़ा कुद्रेमुख है, उससे छोटा यहाँ पर दूसरे नंबर पर पुष्पगिरी है, उसके बाद आपका सालेहर है, फिर जाके उसके बाद आपका महाबलेश्वर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ज्योग्राफी से है। पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लौह इस्पात संयंत्र के निम्न अनुक्रमों में कौन सा सही है? जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर अपने आप में किस ऑप्शन में ऐसा है कि वो लौह इस्पात संयंत्र अपने आप ही यहाँ पर मैनेज किए हुए, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर है आपका दुर्गापुर, क्योंकि दुर्गापुर सबसे आपका पूर्व में स्थित है, क्योंकि यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो दुर्गापुर है आपका वो आ जाएगा पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो ये सबसे पूर्वी हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर आपका है झारखंड में, झारखंड में आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पश्चिम की ओर आ रहा है, फिर आ जाएगा आपका राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है आपका। ठीक है, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। इसके बाद आ जाएगा आपका सबसे पश्चिम में आ जाएगा आपका भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कभी कभार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा वाला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। ठीक है, तो देखो कि कितना यहाँ पर डी प्रश्न पूछा गया, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम को यहाँ पर इसको देखना है। तो सबसे यहाँ पर पूर्वी आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन अपने आप में से काफ़ी क्लोज है यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे पूर्वी में है, इसलिए यहाँ पर उसके बाद आपको फिर भी दो ऑप्शन जमशेदपुर यहाँ पर ए और सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ज्योग्राफी से ही है। आपका सुमेलित करना है, एक साइड है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरी तरफ है वह किस राज्य में स्थित है, राज्य यानी कि। ठीक है, यदि आपको इनमें से कोई एक पता है तो आप लोग अच्छे से एलिमिनेट कर लेंगे। अब देखिए, पहला है तारापुर, तो तारापुर सीधा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी कि ए का 2, तो ए का 2 सीधा सीधा एक में ही दिखा दे रहा है, ऑप्शन बी में यहीं से एलिमिनेशन हो चुका है। उसके बाद बी आ जाएगा आपका कैगा, वो आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, तो कैगा आपका कहाँ पर है, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद जो सी है कुडनकुलन, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और काकरपारा बचा है जो आपका एक, वो हो जाएगा गुजरात में। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आइए 20। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बोला गया, तो क्या इसमें है? ठीक है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज वाले प्रश्न काफ़ी यहाँ पर न्यू पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं। यूके SSC और यूके PSC दोनों आयोग लगभग एक जैसा पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं इस मामले में। अभिकथन है, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, और ठीक है अपने आप। कारण है, हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियाँ और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पतियों और जीवों का कारण बनती है। तो ये बिल्कुल दोनों एक हिसाब से दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 21। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला क्या है, पहला है भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य
देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त करके सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना। तो यहाँ पर इसका फोकस ही यही है कि भाई विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त करके उसमें समाप्त करके सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा, भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन एक हिसाब से ये बेस्ट हो जाएगा अपने आप में, राजमार्ग की स्थिति का ये जो विकास हो जाएगा, अपने आप ही राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके विकास में इसको बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों कथन अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो दोनों, 1 और 2 दोनों ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार्ट कर दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बार बार प्रश्न देखने को मिले। भारतीय राज्यों के आंतरिक पठारी हिस्सों में उष्ण कटिबंधीय सवाना यानी कि, ठीक है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार AW, ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या विशेषता पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है विशेषताएं। ठीक है, तो मैं आपको अगर बता दूं, सटीक अगर मैं बताऊं, भारत में महाराष्ट्र है, ठीक है, MH महाराष्ट्र है, और कर्नाटका है, ठीक है, MP है मध्य प्रदेश, और इसके बाद है तेलंगाना। ठीक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर भारत में जो ये राज्य हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखते हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको कर्नाटक पठारी प्रदेश यहाँ पर देखने को मिला, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी राजस्थान है, ओडिशा है और केरल है। ठीक है, तो कर्नाटक यहाँ पर है अपने आप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताऊँ, इसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्षा यहाँ पर गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से 75 से लगभग 150 सेंटीमीटर तक की मध्यम वर्षा होती है। ठीक है, मध्यम वर्षा, पहला पॉइंट आपका ये है। सेकंड पॉइंट आपका होना चाहिए जो तापमान है। ठीक है, तापमान वर्ष भर में औसत तापमान उच्च, यानी कि वर्ष भर में औसत एवरेज की बात हो रही है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका ये होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए, तीसरा जो पॉइंट होना चाहिए, इसमें जो ऋतुओं की बात हो रही है, स्पष्ट रूप से गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्मकालीन और लंबी शुष्क सर्दियां होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए अगला है 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। लौटता मानसून की अवधारणा निम्न में से किस ऋतु से संबंधित है? तो लौटता मानसून की अवधारणा निम्न में से आपकी अगर डायरेक्टली बात करो तो शरद ऋतु से इसका संबंध है। तो बहुत ज़्यादा सटीक यहाँ पर फैक्ट प्रश्न है, तो आपको सीधा याद कर देना है इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। दक्कन पठार में काली मृदा आपकी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2025 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो 12 दिसंबर 2024 का जो था सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन जीता है गुकेश डी ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे लेटेस्ट कुछ अच्छे प्रश्न, ठीक है, जिनको आप लोगों के सामने यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। और काफ़ी यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको कंटेंट आपका? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आप सभी को अवगत है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर और आपको क्या कंटेंट चाहिए आगामी जो आपकी जो परीक्षाएँ हैं? ठीक है, कनिष्ठ सहायक है नंबर 1 मैंने बता दिया है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक है, वैयक्तिक सहायक, दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद है EO TRI जो अभी रिसेंट होने वाली परीक्षा है। तो इस विषय में आपकी आगे भी क्लासेस डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा मेरे से मैं आपको इम्पोर्टेंट ही ला के दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा फ्रेंड्स अपने ग्रुप में, और कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, बाकी लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।